क्योंकि आज के जो ये तनाव भरे माहौल में बच्चे के लिए शायद पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होता है, हर लोग व्यस्त हैं। सो बच्चे की राइटिंग की जहाँ तक सवाल है, बच्चे का राइटिंग के लिए बच्चा जो जब भी लिखे सो उसका बैठने का स्थान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा बहुत झुक के नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चे बहुत झुक के लिखते हैं तो आपके पीठ में, स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एक लिखने की जगह जो हो अच्छी जगह होनी चाहिए। पेंसिल और पेन पकड़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चे अलग तरीके से पेन पकड़ते हैं, एक उस पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। बच्चा जहाँ पे लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो, बच्चा बहुत घुटन भरी जगह पे नहीं लिखे। और खास करके पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि बच्चा जब लिख रहा है, पढ़ रहा है तो उसकी अवस्था ठीक हो, सीधा बैठ के लिखे, उसका हाथ और डिस्टेंस जो है आईज का वो ठीक हो, क्योंकि झुक के लिखने से आंखें खराब होने के भी चांसेस होते हैं और अभी बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और कोविड के बाद में देखा गया कि बच्चों के राइटिंग में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। बच्चा लिखना भूल गया है, बच्चों को बहुत सारी है ना राइटिंग में फ्लो का प्रॉब्लम आने लगी। तो ये 3 पैटर्न्स करने से भी अच्छी राइटिंग बनेगी उनकी। और राइटिंग जब आप बच्चे लिख रहे हैं तो उनको ये फ्लो लिखने से बच्चों को एग्जाम में भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी एक तो सोच अच्छी होगी और उनकी स्पीड बढ़ती है। सो पेरेंट्स को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट जितना भी है गैजेट्स के साथ में लिखने का अभ्यास जरूर करें। सुलेखन जो है बच्चों को लिखने का अभ्यास जरूर कराएं, टीचर्स भी कराएं, पेरेंट्स भी कराएं। और खास करके हमको सीनियर सिटीजन्स को भी ये संदेश देना है कि जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं वो भी इस तरीके का पैटर्न्स करें, क्योंकि उनको भी बहुत सारा अकेलापन महसूस होता है, बहुत आइसोलेशन सब जगह हो गया। तो ये सीनियर सिटीजन्स को भी लिखाएं, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी ये पैटर्न्स लिखें। सो पुराने जमाने में जैसे राम राम लिखते थे, लाख बार लिखते थे, तो उस तरीके से ये लिखने की विधा यही थी कि जब आप लिखेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी जो टॉक्सिक वैल्यू है वो निकल जाएगी। सो आप इमोशंस अपने क्लियर कर सकते हैं। सो हर बच्चा अलग अलग तरीके से ए लिखता है, अलग तरीके से बी लिखता है नॉर्मली। और शिक्षक का ये काम है कि बच्चे को सिखाए कि ए ऐसा लिखना है, बी ऐसा लिखना है, क इस तरीके से लिखना है। सो पहली बात शिक्षक को ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा यूनिक है और हर इंसान यूनिक है। सो हर कोई अलग अलग तरीके से लिख सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब जैसे एक ये बंद ए है, एक ए का ये मुंह खुला हुआ है, तो इसका कुछ अलग मतलब है, इसका कुछ अलग मतलब है। सो अगर टीचर्स को लिखना है तो टीचर का ए जो है वो ए के जैसा होना चाहिए, ये यू भी हो सकता है अगर इसका मुंह खुल गया। सो उसमें स्पष्टता हो, जो अक्षर लिखा जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। कोई लोग बी ऐसा लिखते हैं, किसी के बी में लूप होता है, तो बी में लूप होने का मतलब एक अलग है कि उनकी मानसिक स्थिति अलग तरीके की है, वो ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। सो शिक्षक को राइटिंग एक तो अच्छी होनी चाहिए। शिक्षक जो है टीचर बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चा जो है वो नीचे जमीन पे लिख रहा है, तो टीचर जो लिख रहे हैं वो एक अलग तरीके की हैंड राइटिंग है, क्योंकि वो अपने आर्म्स का यूज कर रहे हैं। बच्चा जो है नीचे लिख रहा है, वो झुक के लिख रहा है। सो उसमें टीचर की राइटिंग स्पष्ट हो, बच्चे को दूर तक समझ में आए और बच्चा उसको पूरी तरीके से समझ पाए। छोटा बच्चा है कि टीचर ने क्या लिखा उसको दिखे अच्छे तरीके से। सो राइटिंग में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है हर बच्चे की, बट राइटिंग में ये है कि स्पष्टता हो, जो लिख रहा है वो क्लैरिटी हो, उसका जो ई है वो सी के जैसा ना दिखे, सी जो है वो ई के जैसा ना दिखे, टी एल के जैसा दिखे नहीं, पी बी के जैसा नहीं दिखे। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर इसमें चेंज कर देंगे जैसा इसने चेंज किया, सो ए का मतलब वो यू हो जाएगा खाली इसका मुंह खुला होने की वजह से। सो क्लैरिटी होनी चाहिए और वो हर बच्चे को समझे कि उस बच्चे की क्या विशेषता है, उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज तरीके से राइटिंग दे, जैसा हम लोग देते हैं कि कस्टमाइजेशन में, क्योंकि हर घोड़ा, बिल्ली, बकरी सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, हर की अपनी अपनी काबिलियत है। तो मछली अगर तैरना जानती है और पेड़ पे नहीं चढ़ सकती तो इसका मतलब उसकी काबिलियत में कमी नहीं माना जा सकता है। मैं आपको 3 पैटर्न दिखा रहा हूं कि लोगों को ये हमेशा प्रश्न रहेगा कि हम क्या लिखे हैं, सारा काम हम तो गैजेट्स पे कर रहे हैं। सो आपको हम 3 पैटर्न्स दिखने वाले हैं ये, और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं कि इसमें आपका स्ट्रेस कैसे कम हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़े, आपका फोकस कैसे बढ़े और आपका विल पावर, इच्छा शक्ति कैसे बढ़े। इसके लिए बहुत सिंपल से 3 पैटर्न्स हैं। सो ये जो पहला पैटर्न है इसको ये फ्लो में लिखना है, ऊपर से शुरुआत करें और इसको आप इस तरीके से एस के जैसा फ्लो में आप इसको बनाते चले जाएं। सो इसको करने से आपका टेंशन कम होता है, आपके ब्रेन में टेक्निकली ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है। सो आपकी जो टॉक्सिक वैल्यू है ये ब्रेन से निकल जाती है, आपको जो भी तनाव है, टेंशन हो रहा है वो कम हो जाता है। दूसरा ये पैटर्न है 5 ग्रुप बनाते हैं हम आई के जैसा। इसको इस तरीके से बनाना है और इसको डॉट देना है बाएं से दाहिने की तरफ। सो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। जो बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, सो ये यहाँ पे तनाव यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, सो ये आपको 5
का ग्रुप बनाना है आई का डॉट करने से, इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ये जो पैटर्न्स हैं इसमें 3 खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन है, इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो 3 लाइन ऊपर से नीचे करना है इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन नीचे से ऊपर जाना है 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से ऊपर सीढ़ी के जैसा नीचे से ऊपर जाना है। तो इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, इससे आपके पैसे अगर खर्चा ज़्यादा होते हैं तो पैसा आपका रुक जाएगा, सेविंग्स हैबिट बढ़ेगी और आपके विचार में जो है स्थिरता आएगी, आप किसी चीज़ को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। सो ये 3 पैटर्न बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें, बच्चे लिखें, उम्रदराज लोग लिखें, सीनियर सिटीजन्स लिखें, किसी को किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें ये रिहैब में भी ये काम आता है। कुछ लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और कुछ लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। सो ये माना जाता है कि करीब 5% लोग जो हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। सो इसमें टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग दाएं हाथ से लिखते हैं उनका ब्रेन का जो है दाहिने हाथ से लिखने वालों का बायां हिस्सा जो है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर उनका एक्टिव होता है, और जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनका दायां ब्रेन एक्टिव होता है। सो बाएं हाथ से लिखने वाले लोग क्रिएटिव होते हैं और जो दाएं हाथ से लिखते हैं वो लोग लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक इसमें परिभाषा है। कुछ लोग दोनों हाथ से भी लिखते हैं, सो उसको एम्बिडेक्सिस बोलते हैं, जो लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना। सो जो लोग दोनों हाथ से लिखते हैं उनके ब्रेन में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उनकी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। सो दोनों हाथ से लिखने वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार उनके अंदर कंफ्यूजन भी हो सकता है, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। जो लोग एम्बिडेक्सिस होते हैं, जो लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, ठीक है। सो ये दोनों हाथ से लिखने की ये परिभाषा है। पर जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं वो लोग आर्टिस्टिक होते हैं और वो लोग हमेशा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो राइटिंग जितनी भी अगर घुमावदार होगी, जितनी सॉफ्ट राइटिंग होगी, ये माना जाता है कि ये फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किसी लड़की की राइटिंग है। और अगर मेल की राइटिंग है तो उसमें एंगल्स वाले पार्ट ज्यादा होते हैं, एंगुलर होता है। बट साइंटिफिकली मेल की राइटिंग और फीमेल की राइटिंग में कोई डिफरेंशिएशन होना ऐसा संभव नहीं है जनरली। बट एक्सपर्ट्स टेक्निक्स अगर होता है तो डेफिनेटली आप उस इंसान की के जेंडर को पता लगा सकते हैं, उस इंसान की कद काठी के बारे में पता लगा सकते हैं। वो इंसान, यहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि वो इंसान किस तरीके का उसका बिहेवियर रहा है पास्ट में और आगे क्या हो सकता है, इसमें भी इसके लिए बहुत आपको एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरी चीज़ें साइंटिफिक है, उसमें आपको एविडेंस बेस्ड है। सो इसमें कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं है, पर बिल्कुल आप पता लगाया जा सकता है। नेशनैलिटी के बारे में भी है कि कोई इंसान कहाँ का है, तो अभी ये कुछ रिसर्चेज हुए हैं कि आपको कंट्री स्पेसिफिक में बताया जाता है कि कुछ कंट्री के राइटिंग, लोगों की राइटिंग अलग तरीके की है, तो बिल्कुल ये डिकोड किया जा सकता है। जो डॉक्टर्स की राइटिंग, जनरली ये माना जाता है कि डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत घसीटा मार लिखते हैं, ये हमेशा से ये प्रश्न रहता है। सो डॉक्टर की राइटिंग जो होती है और डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, सो दोनों में फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर की जो राइटिंग है वो उनकी एक्चुअल राइटिंग है, जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है वो उनका एक तरीके का साइन लैंग्वेज है कि जो कि केमिस्ट पढ़ पाए। डॉक्टर के पास में समय कम होता है, पेशेंस की कमी है। टेक्निकली जो लोगों की राइटिंग अगर घसीटा मारे, जल्दी लिखते हैं, पढ़ नहीं पाए, तो उनके अंदर पेशेंस की कमी है, लैक ऑफ पेशेंस है। सो डॉक्टर की राइटिंग जो होती है वो अलग होती है, प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है। सो इसको भ्रम में बिल्कुल नहीं रहे कि डॉक्टर की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। डॉक्टर की जो ओरिजिनल राइटिंग होती है अच्छी होती है, प्रिस्क्रिप्शन वो जल्दी लिखते हैं क्योंकि उनको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, केमिस्ट को बातें समझ आ जाती है, इसलिए वो जल्दी लिखते हैं। सो ये बिल्कुल है और ऐसा माना गया है, रिसर्च है कि डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी होती है, उनका प्रिस्क्रिप्शन जरूर जो है वो जल्दी होता है, बट इसमें भी गाइडलाइन है कि डॉक्टर्स को भी अभी अच्छा लिखना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइन डेफिनेटली है कि उनकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। राइटिंग के बहुत सारे आयाम होते हैं कि राइटर जो है कितना छोटा लिख रहा है, कितना बड़ा लिख रहा है, उसके जो लूप्स होते हैं, लूप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। राइटिंग के ऊपर का हिस्सा किस तरीके का है, नीचे का हिस्सा किस तरीके से है, वो उसको वैल्यूएशन किया जा सकता है। और राइटिंग अगर छोटी है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, राइटिंग अगर बड़ी है तो डोमिनेशन वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए अलग अलग आयाम है। छोटी राइटिंग है, राइटिंग का प्रेशर काउंट होता है, कितना दबा के आप लिखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दबा के लिखते हैं तो वो लोग गुस्से वाले प्रवृत्ति के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। राइटिंग अगर अच्छी लिखते हैं और हल्के हाथ से लिखते हैं तो वो लोग आर्टिस्टिक होते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और हैंडराइटिंग एनालिस्ट, ये दो लोग अलग अलग कैसे हैं। सो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उसकी
मतलब जहां पे फोर्जरी है या जहां पे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, सो वो राइटिंग का मिलान करते हैं। एक राइटिंग जो ओरिजिनल राइटिंग है, जो फोर्ज राइटिंग है, दोनों को मिलान करते हैं। उसमें मिलान करने की टेक्निक्स है, वो एक एक्सपर्ट्स का काम है। एनालिस्ट का काम जो है, विश्लेषक का जो काम है कि वो इंसान, लिखने वाले की जो साइकोलॉजी है, लिखने वाले का जो माइंडसेट है, वो इंसान के बारे में ज्यादा पता लगा सकते हैं। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ज्यादा काम होता है हैंडराइटिंग एनालिस्ट का। ठीक है, तो एक्सपर्ट जो है जनरली मिलान करता है कि आपकी राइटिंग के घुमाव किस तरीके से उसी इंसान ने फोर्जरी किया है या अपराध वगैरह में, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम है। तो ये जनरल आम लोगों को समझना, लोग मिक्स करते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिस्ट एक्सपर्ट ही है, तो वो दोनों का एक अलग अलग विधा है। सो जिस तरीके से कोई म्यूजिशियन है, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिक बजाता है, तो वो है वो उसी क्षेत्र के, लेकिन थोड़ी सी इसमें विविधता है। एक्चुअली जो है आपके ब्रेन में कोई लैंग्वेज राइटिंग में नहीं होती है। आप एक अगर लेटर को आप ये बना रहे हैं, तो इसको आप 0 भी पढ़ सकते हैं, इसको आप O भी पढ़ सकते हैं। सो ब्रेन में लैंग्वेज का एक अलग सेंटर होता है, वो आपको डिकोड करता है। बट आप जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो भी आप अक्षर लिख रहे हैं, दाहिने बाएं, छोटा बड़ा, जिस भी तरीके से लूप बना रहे हैं, उसको डिकोड किया जा सकता है। तो कोई भी लैंग्वेज को एनालाइज किया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज को आप डिकोड कर सकते हैं, वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्योंकि ब्रेन में आपके कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है। वो जो सिस्टम है उसको वो लैंग्वेज से कोड किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक राउंड है, इसको राउंड को हम एनालाइज कर रहे हैं। इसको चाहे आप वो समझें, चाहे इसको आप 0 समझें। लिखावट का जो दौर है अभी, और टेक्नोलॉजीज के दौर को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हर चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आगे भी टेक्निकल चीज़ें बढ़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं। सो इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते हैं। सो हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो लिखना जो है आपका नेचुरल टैलेंट है, तो बिल्कुल आपके लिखने से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है और आपको लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं, आप मुश्किलों से लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो स्ट्रेस का माहौल है, जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है, इसमें आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे रीजन क्या हो रहा है? लोग जरा से भी परेशानी को टैकल नहीं कर पाते हैं, उसको झेल नहीं पाते हैं, टॉलरेंस उनका कम हो गया। तो जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो लिखना बिल्कुल जरूरी है। और जब टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम जो है, जितना टाइम आप मोबाइल और गैजेट्स पे बिता रहे हैं, उसका 10% टाइम भी अगर आप लिखने के साथ करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत कुछ चीजें परिवर्तन होगा। इसको आप आजमा के देखिए, इसको प्रयास करके देखिए, सो बिल्कुल आपको इसका फायदा मिलने वाला है। राइटिंग के से क्या व्यक्तित्व पता लग सकता है, और इसमें कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि उससे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा होता है कि क्यों फ्यूचर बता सकते हैं। सो 2 चीजें हैं कि आपकी राइटिंग से आपकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारी चीजें आपकी पता लगाई जा सकती है। आपके पास्ट में जो मेमोरीज रही है उसको डिकोड किया जा सकता है। फ्यूचर प्रिडिक्शन से ज्यादा फ्यूचर में जो भी कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं उसको ओवरकम किया जा सकता है आपके प्रेजेंट मोमेंट के थॉट प्रोसेस को चेंज करके। सो फ्यूचर प्रिडिक्शन से अच्छा है कि आपके फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो खाली प्रेडिक्शन नहीं है, उसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं।